हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2024 की दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज़ के 15वें टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे 15वें टेस्ट का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बेसल मानदंड जो है वो किससे संबंधित हुए। ठीक है, तो बेसल मानदंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं हमेशा, और इनका जो संबंध होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमन है, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करना होता है। बेसिकली इस मानदंड के तहत क्या होता है, एक बेसल कमेटी होती है। तो उस बेसल समिति में क्या होता है कि अलग अलग जो देश है उनके केंद्रीय बैंक जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, तो वो लोग इसके मेंबर होते हैं और बैंकों के रेगुलेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाते हैं। क्योंकि आज के समय में हर चीज़ जो है वो ग्लोबलाइजेशन के समय में सभी चीज़ें आपस में, हर देश आपस में जुड़ा हुआ है। तो किसी भी एक व्यवस्था के फेल होने के कारण क्या होता है कि उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। इसीलिए स्विट्ज़रलैंड के बेसल शहर में एक बैंकिंग रेगुलेशन से संबंधित बेसल मानदंड को पहली बार इजाद किया गया था, और फिलहाल में इसका तीसरा फेज चल रहा है, जो कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद से सामने आया था। तो भारत के द्वारा भी आरबीआई इसको रेगुलेट करता है और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि बेसल मानदंड का संबंध किससे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियम है, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रणालियों को सुदृढ़ करना होता है। अगला प्रश्न है, अंतरण मूल्य निर्धारण के संदर्भ में अग्रिम मूल्य निर्धारण करार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इंग्लिश में लिखा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट स्कीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, आपका ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए कर दरों में वृद्धि करना। दूसरा है अग्रिम में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करके अंतरण मूल्य निर्धारण पर निश्चितता प्रदान करना। तीसरा है सीमा पार लेन देन से संयुक्त व्यवसायों के सभी करों को समाप्त कर देना। और चौथा ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय उद्यमों की भर्ती प्रथाओं को विनियमित करना। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रिम में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करके अंतरण मूल्य निर्धारण को निश्चितता प्रदान करना। यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया गया है कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो होती है योजना, इसका उद्देश्य है मूल्य निर्धारण के तरीकों को रेखांकित करके और भविष्य के 5 वर्षों तक अग्रिम में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की कीमत निर्धारित करके हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को एक निश्चितता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि टैक्स का एक एग्रीमेंट होता है जो फॉरवर्ड होता है, मतलब अग्रिम जो आने वाले वर्ष हैं उनके लिए होता है। तो बेसिकली इसकी लिमिट जो होती है वो 5 वर्ष की होती है, लेकिन करदाता 4 वर्ष पूर्व वर्षों के लिए एक रोल बैक विकल्प लागू कर सकते हैं, जिससे इसकी कुल अवधि 9 वर्ष की हो जाती है। द्विपक्षीय एपीए जो होता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इस पर हस्ताक्षर करके करदाता को संभावित या वास्तविक दोहरे कराधान के विकल्प की भी सुरक्षित किया जाता है। यह कार्यक्रम जो है वो व्यापार की सुलभता को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ भारत सरकार का जो कार्यक्रम है कि भारत को स्टार्टअप का एक हब बनाया जाए और बिजनेस का एक केंद्र बनाया जाए, तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों के लिए जो अपने समूह संस्था के भीतर बड़ी मात्रा में सीमा पार लेन देन को करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपके लिए, मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वे उद्भव में संविधान इतर है। संविधान इतर का मतलब होता है कि संविधान के मतलब बाद में हुई है, संविधान से अलग है। वे 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और तदर्थ। ठीक है, तीसरा विकल्प है इनकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और चौथा विकल्प है आपके लिए कि ये मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए एक सांगठनिक युक्ति है। तो यदि जब भी हम मंत्रिमंडलीय समितियों की बातचीत करते हैं तो ये संविधान इतर है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये 2 प्रकार की हो सकती है, स्थायी और तदर्थ, ये कथन भी सही है। इनकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और चौथा विकल्प है कि ये मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति होती है, तो ये कथन भी सही है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे, मंत्रिमंडल समिति उद्भव में संविधान इतर होती है, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, हालांकि कार्य नियमों और उनकी स्थापना में इनका प्रावधान है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मंत्रिमंडलीय समिति का उद्भव कहाँ पर है। पहला संविधान, दूसरा कार्य नियमों में। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, कार्य नियमों में इनका प्रावधान है। ये 2 प्रकार की होती है, स्थायी और तदर्थ। पहले वाली स्थायी प्रकृति की है, जबकि दूसरी वाली अस्थायी प्रकृति की है, जो उनके नाम से क्लियर है।
ये समय की अनिवार्यता और स्थिति की मांग के अनुसार प्रधानमंत्री के द्वारा गठित होती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए इनकी संख्या, संज्ञा और संरचना समय समय पर बदलती रहती है। ठीक है, ये मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए एक सांगठनिक युक्ति है। ये नीतिगत मुद्दों की गहन जांच और प्रभावी रूप से कार्यान्वयन भी करती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र जो है वो 1915 के आसपास एनी बेसेंट ने क्यों चालू किया था? क्योंकि वो स्वशासन की मांग जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी शक्तियों के सामने लगातार रख रही थी और वे चाह रही थी कि भारत में स्वशासन की स्थापना हो सके। इसी क्रम में एनी बेसेंट के द्वारा एक न्यू इंडिया और साथ में एक और पेपर है इनका, उसका नाम है कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ नामक 2 पेपर इन्होंने चलाए थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। यदि एनी बेसेंट की बात की जाए तो इनके द्वारा 1916 में होम रूल लीग आंदोलन को भी चालू किया गया था। तो होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने एक भाग इन्होंने चालू किया था सेकेंड टाइम, और एक भाग जो है वो किसने चालू किया था? वो किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किस अधिवेशन में किया गया था? तो यदि आप थोड़ा सा समझते हो कि लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की इन्होंने बातचीत की थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है वो हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। और इससे पहले हम देखेंगे कि भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, जिसमें जब गांधी जी यहाँ पर आए थे तो इनको काले झंडे भी दिखाए गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है वो 1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। इसमें मौलिक अधिकारों पर एक संकल्प की गारंटी ली गई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों पर संकल्प की गारंटी कहाँ ली गई? वो ली गई थी कराची अधिवेशन में। और क्या क्या बिंदु निकल कर आए? इसमें बिंदु निकले कि स्वतंत्र भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ बनाने का अधिकार होना चाहिए, सभा करने का अधिकार होना चाहिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बातचीत की गई, जाति, पंथ, लिंग के बावजूद समान कानूनी अधिकार की भी बातचीत की गई, धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता की बातचीत की जा रही है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है, अल्पसंख्यक और भाषाई समूह की संस्कृति, भाषा, लिपि के संरक्षण की भी यहाँ पर बातचीत की गई है। तो आपको एक पॉइंट में ध्यान रखना है। दूसरा है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित संकल्प। तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित संकल्प की बात की जाए तो इसमें क्या क्या है? भूमि धारक और किसानों के मामले में किराए तथा राजस्व की पर्याप्त रूप से कमी की जाए, अलाभकारी जोत के लिए किराए से छूट दी जानी चाहिए, जो मतलब जिसमें लाभ ही नहीं हो रहा उसमें जोत कैसे दी जाएगी, कृषि ऋण ग्रस्तता से राहत मिलनी चाहिए, सूदखोरी पर नियंत्रण होना चाहिए, और जीवन निर्वाह मजदूरी, काम के सीमित घंटे, औद्योगिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों की सुरक्षा सहित काम की बेहतर स्थितियाँ इन्होंने और बातचीत करी। साथ ही साथ इनके द्वारा प्रमुख उद्योगों, खानों एवं परिवहन के साधनों का राज्य स्वामित्व और नियंत्रण की भी बातचीत की गई थी। सकल स्थिर पूंजी निर्माण मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की खरीद को। ऑप्शन बी, एक वर्ष से अधिक समय तक वस्तुओं और सेवा के उत्पादन में उपयोग के लिए उत्पादित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को। तीसरा है परिवारों के द्वारा उपयोग की गई वस्तु और सेवा के कुल मूल्य को। और चौथा है बैंक और वित्तीय संस्थानों में बचत के संचयन को। तो सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो होता है वो एक वर्ष से अधिक समय तक वस्तुओं और सेवा के उत्पादन में उपयोग के लिए उत्पादित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित होता है। तो आपका सही जवाब जो आएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे बताया गया है कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण, जिसे निवेश भी कहा जाता है, को उत्पादित परिसंपत्ति के अधिग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें किसी भी निपटान को छोड़कर फर्मों के द्वारा प्रयुक्त परिसंपत्ति का अधिग्रहण और आंतरिक उपयोग के लिए उन्हीं परिसंपत्तियों के निर्माण को शामिल किया जाता है। इन परिसंपत्तियों का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय तक अन्य वस्तुओं सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है। उत्पादित परिसंपत्ति एक उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से बनाई गई संपत्ति को संदर्भित करती है। यह परिभाषा से भूमि और प्राकृतिक संसाधन जैसी वस्तुओं को बाहर भी रखती है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक FDI इक्विटी अंतर प्रवाह हुआ, जो कुल 16% था। दूसरा विकल्प है FDI
इक्विटी अंतर प्रवाह के संदर्भ में अग्रणी देश सिंगापुर था। ठीक है, आपके दो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि बात की जाए अग्रणी देश कौन सा था, तो सिंगापुर का जो परसेंटेज था 23-24 में वो था 24%, लेकिन इससे अधिक जो था 25% वो किसका था, वो था मॉरिशस का। ठीक है, तो यहाँ पे अग्रणी देश कौन हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका दूसरा गलत हो जाएगा। और पहला ऑप्शन की बात की जाए तो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक इक्विटी प्रवाह जो था वो कुल 16% था। ये कथन अपने आप में सही है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। क्योंकि आपका जो सर्विस सेक्टर होता है, तो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, इसमें आपका फाइनेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बैंकिंग आ जाती है, बीमा आ जाता है, इंश्योरेंस, यहाँ पे आपका ट्रेड आ जाता है। ठीक है, आउटसोर्सिंग आ जाती है, R&D जो आपके कार्यक्रम होते हैं वो आ जाते हैं। इस प्रकार ये क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, तो इसी कारण इसका जो सबसे ज़्यादा योगदान इसी का पड़ता है। फिर वही यदि बात की जाए कि सबसे अधिक FDI किस राज्य में आता है भारत के, तो वो कौन से राज्य में आता है, वो आता है आपके महाराष्ट्र में, जो 30% आता है। और यदि बात की जाए कर्नाटक की सेकंड नंबर पर, तो वहाँ पे 22% आता है। ठीक है, फिर गुजरात में आता है तीसरे नंबर पे, जो आता है कितना, वो आता है 17%। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात आपके 3 पहले देश है जिसमें आता है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो यदि 5 आपसे पूछा जाए कि 5 प्रमुख FDI वाले देश कौन से हैं, तो पहला तो हमने देख लिया जैसे मॉरिशस है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका सिंगापुर। ठीक है, यदि तीसरे नंबर पे बात की जाए तो आ जाएगा USA, चौथे नंबर पे है आपका नीदरलैंड और 5वें नंबर पर है जापान। तो ये आपके 5 देश हो गए। कौन कौन से, मॉरिशस, सिंगापुर, USA, नीदरलैंड और जापान। यदि इसी क्वेश्चन में यूपी स्पेशली क्वेश्चन बनाया जाए तो ये हो सकता है आपके स्टेटमेंट में आए। और एक स्टेटमेंट इस प्रकार का बनाया जाए कि उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप 5 FDI प्राप्तकर्ता राज्यों में से एक है। तो आपका वो विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि टॉप 5 की बात की जाए तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात 3 ये हो गए। और चौथे नंबर पर जो है वो आपका दिल्ली है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर दिल्ली है जिसका कितना है 14% है। और 5वें नंबर पर है तमिलनाडु, तो जिसका है 5%। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नगर पालिका कार्यक्षेत्र में रखा गया एक कार्यात्मक विषय नहीं है। मतलब जो आपका नगर पालिका है भाग 12 में, अनुसूची 12 में, उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा नगर पालिका के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। तो इसमें कुल कितने विषय हैं, इसमें टोटल 18 विषय हैं। जबकि यदि पंचायतों की बात की जाए तो उनको 29 विषय प्राप्त है। तो आपसे पूछा गया है कि इन 18 विषय में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। पहला विकल्प है आपका भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक विकास का नियोजन। तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग। चौथा है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े। अब यदि बात की जाए तो भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन ये तो शामिल होता ही है। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक विकास का नियोजन, तो ये भी बिल्कुल शामिल है। तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग, तो ये शामिल नहीं है। और चौथे नंबर पे बात की जाए तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े, तो ये भी शामिल होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बात की जाए तो वर्ष 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के में एक भाग 9 जोड़ा। ठीक है, प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक क्या है, जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएँ, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक के प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, तो आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नगर पालिका का उल्लेख निम्नलिखित में से किन आर्टिकल के बीच में। तो 243 से लेके 243 तक इनके प्रावधान है। कौन से भाग में, तो 9 भाग में। इसके अलावा संविधान ने एक नई 12वीं अनुसूची, जिसकी चर्चा भी हमने की थी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, नगर पालिका से संबंधित 18 कार्यात्मक विषयों को शामिल किया है। यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। तो आपसे यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में नगर पालिकाओं से संबंधित कार्यात्मक विषयों का उल्लेख है। तो किस आर्टिकल में है, 243W फॉर वर्क, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े नगर पालिका के नियंत्रण में 18 कार्यात्मक विषय में शामिल होते हैं। जबकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग 29 कार्यात्मक विषयों की 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G के तहत एक पंचायतों के नियंत्रण का विषय है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस में आता है, ये पंचायतों के अंतर्गत आता है। जबकि भूमि और भवनों के निर्माण की बातचीत हो
आर्थिक सामाजिक विकास के लिए योजना की बातचीत हो या जन्म और मृत्यु पंजीकरण की बातचीत हो, तो वो कहीं में आते हैं, वो नगर पालिका के नियंत्रण में आते हैं। एक और बात दोस्तों, यदि आपने हमारा PYQ वीडियो सीरीज़ नहीं देखा है जिसमें हमने पॉलिटी की सीरीज़ करवाई थी, तो यदि आपने नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिए। डिटेल में जाके आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई थी और हर टॉपिक को इतने अच्छे से तरीके से समझाया है कि आपका हर प्रकार का क्वेश्चन उससे बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें प्रारंभ से अंतिम के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहादुर शाह, जहादार शाह, फर्रुखशियार और महमूद शाह। तो इसका सही क्रम आएगा, सबसे पहले बहादुर शाह जो था वो औरंगजेब के बाद शासन में आया था, उसके बाद आया था जहादार शाह, फिर फर्रुखशियार और फिर मोहम्मद शाह। क्रम सही दिया गया है, तो इसका क्रम हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह के केंद्र कार्यकर्ता के रूप में सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली खान बहादुर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में खान बहादुर नहीं थे, बल्कि कौन थे? जनरल वक्त खान नाम था उनका। कौन थे? वक्त खान। तो वो था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कानपुर। कानपुर में मौलवी अहमदुल्ला, ये भी नहीं थे। कानपुर में कौन थे? कानपुर में थे नाना साहब। तीसरा है लखनऊ। लखनऊ में बेगम हज़रत महल, ये कथन बिल्कुल सही है। और चौथा है बरेली। बरेली में थे खान बहादुर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात की जाए मौलवी अहमदुल्ला की, तो मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पर थे? तो ये थे फैज़ाबाद में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दिल्ली में वक्त खान, कानपुर में हो जाएंगे नाना साहब, लखनऊ में हो जाएगी बेगम हज़रत महल जो कि सही है, बरेली में हो जाएगा कौन? खान बहादुर, और मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे फैज़ाबाद में। इसके अलावा 2 जगह और है, जैसे बिहार की यदि बात की जाए तो बिहार में कौन था? बिहार में थे कुंवर सिंह। ठीक है, तो बिहार में कुंवर सिंह है। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। बागपत एक है एक जगह, तो बागपत में कौन थे? बागपत में था शाहमल। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्रम बनेगा। अगला प्रश्न है, निजी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सूचना अवधि क्या होती है? ऑप्शन है 7 दिन, बी 14 दिन, 1 माह या 2 माह। तो यदि आपने हमारी PYQ सीरीज़ देखी हो तो PYQ सीरीज़ में इसको अच्छे से कवर किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 माह। अब यदि बात की जाए कि निजी विधेयक होता क्या है, तो कोई भी व्यक्ति जो मंत्री के अलावा जो भी व्यक्ति होता है उसको निजी सदस्य माना जाता है, और उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक निजी विधेयक कहलाता है। ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सार्वजनिक मामलों पर सामान्यतः ये जो होता है निजी विधेयक, इसका संबंध बेसिकली जो होता है वो विपक्षी दल से होता है, क्योंकि विपक्षी दल इसमें शामिल होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, विपक्षी दल के साथ साथ सरकार के वो व्यक्ति मतलब सरकार, जैसे अभी BJP पार्टी रूलिंग में है, तो BJP के वो सदस्य जो मंत्री नहीं है वो भी निजी विधेयक में, निजी सदस्य में आते हैं। ठीक है, लेकिन सामान्यतः इसमें विपक्षी दलों को देखा जाता है, और इसमें मंजूरी मिलने की संभावना थोड़ी सी कम मिलती है, क्योंकि यदि देखा जाए तो विपक्षी यदि विधेयक लेके आएगा किसी चीज़ पे, तो सरकार उसका समर्थन सामान्यतः नहीं करती है, और इसके लिए 1 माह की। अब अगला प्रश्न आपके लिए, युवा संसद की योजना किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत की गई थी? तो युवा संसद की जो योजना है वो चतुर्थ अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के दौरान इसको प्रारंभ किया गया था। और यदि इसमें बात की जाए इसका मुख्य उद्देश्य, तो उसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं से परिचित करवाना, युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए अनुशासन और सहिष्णुता की भावना उसमें बढ़ सके, तो उस भावना को भी बढ़ावा दे सके, तथा छात्र समुदाय में लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य को भी विकसित हो सके। और संसदीय कार्य मंत्रालय योजना शुरू करने में राज्यों को आवश्यक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? पहला ऑप्शन है ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा आपूर्ति में विस्तार से ब्याज दरों में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है ऐसी स्थिति जिसमें विस्तारित मौद्रिक नीति से न ब्याज दर प्रभावित होता है, न आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तीसरा ऐसी स्थिति जहां मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप अति मुद्रास्फीति होती है। और चौथा ऐसी स्थिति जहां मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से ब्याज दरों में कमी और तेज़ी से विकास होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी स्थिति जिसमें विस्तारित मौद्रिक नीति से न ब्याज दर प्रभावित होती है, न ही आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन की बातचीत की जाए तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? जैसे कभी भी युद्ध वगैरह, या फिर ऐसा कि अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर चल रही है, बहुत ही मंदी चल रही है, इस प्रकार की यदि कोई भी घटना होती है, तो क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो अपने पास जो पैसा होता है ना, उसको
कम खर्च करते हैं। वो सोचते हैं कि भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो क्या करते हैं कि उस पैसे को किसी भी ब्याज दर के पास अपने पास रखने को तैयार हो जाते हैं, मतलब बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप एक प्रकार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक विस्तारित मौद्रिक नीति का पालन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और विस्तारित मतलब कि वो एक्सपेंशन कर रही है, वो चाह रही है कि पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो, खर्च हो, लेकिन लोग जो है इस प्रकार की आशंकाओं के कारण उस पैसे को खर्च नहीं करते और अपने पास रखने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो मौद्रिक नीति है वो क्या हो रही है, वो अप्रभावी हो जा रही है, मतलब उसकी क्षमता नहीं काम कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आरबीआई एक तरफ क्या करता है, विस्तारित मौद्रिक नीति चलाता है, मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है, ब्याज दरों में वृद्धि करता है, और साथ ही साथ आय को बढ़ावा भी देने के लिए आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है विफल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो निर्दिष्ट ब्याज दरों पर पैसा रखने को तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार के परिचालन में चेक के द्वारा सरकारी बॉन्ड का भुगतान करने का तात्कालिक प्रभाव क्या होगा? तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी बातचीत की जाए तो आरबीआई जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनके सरकारी बॉन्डों की खरीद बिक्री का काम करता है। मतलब इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? आरबीआई। क्योंकि आरबीआई क्या है, आरबीआई जो है वो भारत सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। अब क्या होता है कि जब भी सरकार को पैसा चाहिए होता है मार्केट से, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आरबीआई को सरकारी बॉन्ड देती है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने जैसे बॉन्ड जारी किया और बॉन्ड जारी किया तो मार्केट को जारी किया, अब वो क्या कर रहा है, बॉन्ड दे रहा है, मार्केट को बेच रहा है यदि बॉन्ड, तो वो क्या कर रहा है, मार्केट से क्या कर रहा है, पैसा उठा रहा है, मतलब पैसा खींच रहा है। तो तरलता क्या हो जाएगी, तरलता हो जाएगी कमी मार्केट में। और यदि वो क्या करेगा कि बॉन्ड मार्केट से खरीद रहा है, ठीक है, मार्केट से वापस जारी कर रहा है और चेक जारी कर रहा है, तो चेक जारी करने के कारण क्या होगा, मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड खरीद रहा है या बेच रहा है। यदि आरबीआई बॉन्ड की खरीदी करता है तो उसमें क्या होगा, यदि बॉन्ड की खरीदी कर रहा है तो मार्केट से क्या करेगा, तरलता को बढ़ावा दे रहा है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, मुद्रास्फीति को बढ़ाना है। यदि वो तरलता से बॉन्ड को यदि बेच रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, वो तरलता को मार्केट से खींच रहा है, जिसका उद्देश्य मौद्रिक स्फीति या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। अब इस कॉन्सेप्ट पे यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा क्या ऑप्शन देखता है, देखते हैं। पहला लिखा गया है, इससे अर्थव्यवस्था की आरक्षित निधियाँ कम होगी। ठीक है, तो इससे क्या अर्थव्यवस्था की आरक्षित निधियों पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हमारे स्टेटमेंट में नहीं आएगा। दूसरा है, इसके कुल आरक्षित निधि और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी। तो ये कथन सही है, क्योंकि खुले बाजार के परिचालन में चेक जारी किया, तो चेक जारी करने से क्या हो रहा है, चेक जारी करने का मतलब हो रहा है कि वो बॉन्ड की क्या कर रहा है, खरीद कर रहा है। खरीद करने के कारण वो क्या करेगा, अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई को बढ़ावा देगा, रुपया बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में, जिसके कारण तरलता बढ़ेगी और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सदन के स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह केवल एक बैठक को समाप्त करता है, न कि सभा के सत्र को। दूसरा है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह केवल एक बैठक को समाप्त करता है, न कि सभा के सत्र को, तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये कौन करता है, ये स्पीकर, दोनों हाउस में से किसी स्पीकर के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये बनता है कि क्या सदन की एक बैठक समाप्त हो जाने से सदन के समक्ष लंबित जो विधेयक होते हैं क्या वो समाप्त हो जाते हैं? तो सदन के समक्ष लंबित विधेयक जो होते हैं वो स्थगन से समाप्त नहीं होते, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बैठक में ये पुनः अपने हिसाब से कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगस्त प्रस्ताव के सुझावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है, इसमें भारत के संकल्प के रूप में डोमिनियन दर्जा प्रस्ताव किया गया था। दूसरा है, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें भारतीयों को बहुमत प्राप्त होगा। तो यदि आप देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के लिए तथा उनके सहायता प्रदान करने के लिए इस पर लगातार दबाव बन रहा था ब्रिटेन पर, अमेरिका और रशिया का, तो इसके कारण ही इन्होंने इस चीज़ों को अपनाया था। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रयास में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वयं के प्रस्ताव के साथ लाई और लिन लिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव ऑफर किया। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अगस्त प्रस्ताव के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो कौन था? लिन लिथिगो। ठीक है, तो इसके द्वारा ये घोषणा की गई थी। भारत के लिए संकल्प के रूप में डोमिनियन का दर्जा देने की बात की गई थी।
वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें अधिकांश सदस्य जो थे वो भारतीय होने थे। ठीक है। युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की गई, जहां मुख्य रूप से भारतीय अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवधारणाओं के अनुसार संविधान का निर्णय करेंगे, बशर्ते कि सरकार रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों के अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित दायित्वों को पूरा कर सके। अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई संविधान नहीं बनाया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक थे। तो ये क्वेश्चन आप मतलब 4 स्टार लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हर बार आपको पेपर में दिखता है क्वेश्चन। तो इसमें आपका पहला विकल्प है दादा भाई नेहरू, दूसरा है MG रनाडे, तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो यदि बात की जाए आर्थिक नीतियों के आलोचक की तो दादा भाई नेहरू आएंगे, MG रनाडे भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे और बाल गंगाधर तिलक भी थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों ही आ जाएंगे। और इन सब में भी दादा भाई नेहरू के धन निष्कासन सिद्धांत सबसे ज़्यादा फेमस है, आपने सुना होगा धन निष्कासन का सिद्धांत। तो इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा मिलती है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले चलते अगले क्वेश्चन पे, सचेतक के कार्यालय के संदर्भ में विचार करना है कौन सा कथन सही है। पहला है इसका उल्लेख सदन के नियमों में मिलता है, दूसरा वह सदन के अध्यक्ष सभापति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सचेतक है इसका उल्लेख न तो सदन के नियम में है और न ही संविधान में है। दूसरा, वह सदन के अध्यक्ष सभापति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि हर राजनीतिक दल चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, उनका एक सचेतक होता है सदन में, तो जिसके जो पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से अपने जो सदस्य उनकी कार्यवाहियों की जांच और उन पर नियंत्रण रखता है। तो ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह उच्च सदन का सदस्य होता है। दूसरा, वह पहली बार मतदान नहीं कर सकता। तो यदि बात की जाए कि राज्यसभा के सभापति के बारे में, तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और वह सदन के सदस्य नहीं होते, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वह पहली बार में मतदान नहीं करता है, तो ये कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो उसे केवल क्या जो एक आपका कॉस्टिंग वोट होता है, यानी यदि बराबर वोट पड़ जाए किसी चीज़ के पक्ष विपक्ष में, तब वो वोटिंग करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान को जारी किया। पहला है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तीसरा है वर्ल्ड बैंक और चौथा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका सही जवाब होगा। इस रिपोर्ट में एक लाइन कही गई है कि G20 देशों की तुलना में भारत की जो बेरोजगारी दर है उसमें एक प्रकार से वास्तविक मजदूरी जो दर है उसमें सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में कोयला उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का कुल कोयला उत्पादन जो है वो 997.83 मीट्रिक टन पहुंच गया, जो कि 11.71% की सकारात्मक वृद्धि दर को दर्शाता है। दूसरा है घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया का योगदान 80% से अधिक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अर्हता आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये अर्हता तो होनी ही चाहिए। दूसरा है उसने 10 वर्ष तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद पर धारण किया हो, ये भी सही है। वह 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, तो ये कथन भी सही है। वह राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन है, हाई कोर्ट के जज के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष चुना गया। पहला ऑप्शन है GB मावलंकर, अनंत शयनम अयंकर, BT कृष्णमाचारी और B पट्टाभी सीतारामैया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा GB मावलंकर, जो कि पहले लोकसभा के
सॉरी, यहाँ पे उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे, पहले उपाध्यक्ष जो थे वो अनंत शयनम आयंगर थे। तो ये कथन इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जीवी मावलंकर की मृत्यु के कुछ समय बाद ही अनंत शयनम आयंगर जो थे वो इसके लोकसभा के पहले फिर वो अगले अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? यदि राज्यसभा की संरचना की बात की जाए तो उसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इन 250 में से जो 238 मेंबर होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 12 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। फिर यदि बात की जाए इनमें से अगले, तो अभी वर्तमान में 245 मेंबर टोटल हैं, जिसमें से 229 जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 सदस्य जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ठीक है, अब 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 जो है वहाँ पर आपको दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इन तीनों का तो प्रतिनिधित्व है, अंडमान निकोबार का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला है, बलिया में चीतू पांडे द्वारा जाति सरकारों की स्थापना की गई थी। दूसरा है, सतारा में स्थापित समानांतर सरकार का सबसे लंबे समय तक प्रभावी रही। ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है कि बलिया के चीतू पांडे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा क्या? बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन सही है कि सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक प्रभावी रही थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे बताया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में यह पहला स्थान था जहाँ अगस्त 1942 में चीतू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार घोषित की गई थी और ये लंबे समय तक चल नहीं सकी थी। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बलिया में समानांतर सरकार का गठन हुआ था, जबकि बंगाल के मिदनापुर जिले में क्या हुआ था? जातीय सरकार गठित की गई थी 17 दिसंबर 1942 को, और इन्होंने 1944 तक चली और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी इन्होंने गठन किया था। तो यहाँ इसीलिए आपका ऑप्शन एक सही नहीं है। आगे देखा जाए तो महाराष्ट्र में सतारा में विकसित समानांतर सरकार सबसे लंबी और सबसे अधिक सफल हुई थी, जो 3 वर्ष तक चली, जिसे वर्ष 1943 के मध्य में स्थापित किया गया और ये 13 जून 1946 तक जारी रही। समानांतर सरकार को परत्रीय सरकार के रूप में भी जाना जाता था। जिस व्यक्ति ने इसे आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे नाना पाटिल। तो आपसे पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र में 17 समानांतर सरकार की स्थापना में जिस व्यक्ति की भूमिका रही वो कौन है? तो वो कौन है? नाना पाटिल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मराठा और उनका परिवार क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? पहला है गायकवाड़। तो गायकवाड़ जो है वो बेसिकली कहाँ से है? वो है बड़ौदा से। तो आपका ए का ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है भोसले। भोसले जो है वो कहाँ से है? ये है नागपुर से। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है सिंधिया। सिंधिया ग्वालियर से है, ये सही है। और पेशवा जो है, पेशवा इंदौर से नहीं है, पेशवा जो है वो पूना से है। और जो होलकर है वो कहाँ से है? वो इंदौर से है। तो इसका सही कथन हो जाएगा सिंधिया ग्वालियर, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था वो वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो दीवान चमन लाल जो थे वो इसके पहले महासचिव थे। तो इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल जो थे वो इसके पहले महासचिव चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कैबिनेट समिति को सुपर कैबिनेट के रूप में भी जाना जाता है? पहला है संसदीय कार्य समिति, दूसरा है आर्थिक कार्य समिति, तीसरा है नियुक्ति समिति, चौथा है राजनीतिक कार्य समिति। तो सुपर कैबिनेट की बात की जाए तो वो किसे माना जाता है? राजनीतिक कार्य समिति को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति है ये घरेलू, होम प्लस जो बाहर के मामले होते हैं विदेशी यानी फॉरेन मामले, उन दोनों ही मामलों पर महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर निर्भर करती है। आर्थिक मामलों की समिति जो होती है वो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि का नियमन करती है। जो नियुक्ति समिति होती है वो केंद्रीय सचिवालय, जो भी उद्यम वगैरह हैं, कॉरपोरेट वगैरह पब्लिक सेक्टर के, उन सभी में नियुक्ति से संबंधित मामले देखती है। और संसदीय मामलों की जो समिति है वो संसदीय कार्यों से संबंधित कार्यों को देखती है। पहली 3 समिति जो है संसदीय कार्य समिति, आर्थिक कार्य समिति और मतलब कि जो संसदीय कार्य समिति है
ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? वो आपके गृह मंत्री या होम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। बाकी जो तीनों समितियाँ होती है, आर्थिक कार्य समिति, नियुक्ति समिति और राजनीतिक कार्य समिति, इसकी अध्यक्षता जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कथन और कारण दिए गए, आपको बताना है। पहला कथन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन उनकी संख्या के आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो जनसंख्या हर राज्य में अलग अलग है, इसी कारण जो होता है कि राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या भी एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग है। तो यहाँ कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोगों को कमेंट करके यहाँ पे बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व क्या होगा, इस सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, वो हमारी किस अनुसूची में बताया गया है। ठीक है। और यदि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं दे पा रहे तो आप हमारे PYQ सीरीज को जाकर देखिए, पॉलिटी की, उसमें डिटेल्स इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा स्वेप पद को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? मतलब मुद्रा का स्वेप क्या होता है? तो सामान्यतः जो मुद्रा स्वेप होता है वो क्या होता है, दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें एक दूसरे को विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, वस्तु के आदान प्रदान के लिए दो संस्थाओं के लिए, तो वस्तु का नहीं बल्कि विदेशी मुद्राओं का आदान प्रदान होता है। विदेशी मुद्रा में ऋण आदान प्रदान के लिए दो पारिश सीमा के बीच, संस्थाओं के बीच एक प्रकार का समझौता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सरकारी संरचना के संदर्भ में अराजक पूंजीवाद क्या वकालत करता है? मतलब अराजक जो पूंजीवाद होता है वो क्या चीज़ है? तो अराजक पूंजीवाद जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो राज्य का उन्मूलन करने की बातचीत करता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अराजक पूंजीवाद एक प्रकार का राजनीतिक दर्शन होता है जो राज्य के उन्मूलन का समर्थन करता है और निजी कंपनियां एक मुक्त बाजार प्रणाली में कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करती हैं। यह शब्द अमेरिका के उदारवादी अर्थशास्त्री मरे रोथबर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया और बेल्जियम के राजनीतिक अर्थशास्त्री गुस्ताव डी मोलिनारी को अराजक पूंजीवाद का प्रस्तावक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सड़क अवसंरचना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, जनवरी 2024 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 146.145 किलोमीटर थी। ठीक है। दूसरा है, सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% FDI की अनुमति दी गई है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वचालित मार्ग से जो FDI है वो 100% की अनुमति दी जा चुकी है। तो कथन 2 गलत हो जाएगा, कथन 1 सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक, और आपको एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पे कि सड़क अवसंरचना के मामले में भारत का नेटवर्क जो है वो सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। अगला है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला कथन, दूसरा कथन तो यहाँ सही है कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और तो पहला भी सही है कि उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट में पहले नंबर पर रहा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि भारत ने कितने FTA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 21, 17, 14 और 16। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है कि भारत ने कुल 14 FTA पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से 4 सदस्यीय यूरोपीय ब्लॉक EFTA के साथ 6 अधिमान्य व्यापार समझौते शामिल थे, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू वस्तु और सेवा के लिए बाजार तक पहुँच को भी बढ़ाना था। 2014 के बाद से भारत ने मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 समझौतों पर अंतिम रूप दिया था। मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें यूरोपीय EFTA नवीन है। ठीक है। यूरोपीय EFTA जो किया गया है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? उसमें आइसलैंड, लिक्सेंस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड जैसे देश इसमें शामिल किए गए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजा चेलैया समिति किससे संबंधित थी? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, कर सुधार से, कृषि सुधार से या औद्योगिक नीति सुधार से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही संबंध होगा टैक्स रिफॉर्म से राजा चेलैया समिति का संबंध था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे के संदर्भ में आपको व्यवस्था दी गई है। आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोटे को विशेष आहरण अधिकार या HDR के रूप में दर्शाया गया है, जो IMF के लेखा इकाई
के रूप में कार्य करता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के पास वर्तमान में 13,114.4 मिलियन विशेष आहरण अधिकार कोटा प्राप्त है, जो 2.75% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि 2.75% का HDR कोटा भारत के पास है, और इस कोटे के कारण भारत को 2.63% की वोटिंग राइट प्राप्त होता है। ठीक है। तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि जो HDR का कोटा राइट है वो उसकी वोटिंग राइट से जुड़ा हुआ है, मतलब उस पर निर्भर करता है, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेफरेंस फ्लू के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक जैव ईंधन है, पहला। दूसरा कथन है कि यह भारत अपने रेफरेंस फ्लू आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से बाहरी बाजारों पर निर्भर है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, पेट्रोल ग्रेड पेट्रोल डीजल होगा, तो आपको ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और क्या भारत पूरी तरह से बाहरी बाजारों पर निर्भर है? नहीं, भारत इसका खुद उत्पादन करेगा और आत्मनिर्भर बनेगा, साथ ही साथ इस पर निर्यात भी करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। अगला प्रश्न है, शैडो कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली की एक अनूठी संस्था है शैडो कैबिनेट, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए है? ये ब्रिटिश व्यवस्था के लिए है। दूसरा है, इसका गठन विपक्षी दल के द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करने और भविष्य के मंत्रिस्तरीय कार्यालय के लिए अपने सदस्यों को तैयार करने के लिए किया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसीलिए जो आइवर जेनिंग है, ठीक है, तो आइवर जेनिंग्स जो है वो इसके पक्ष में कहता है कि जो शेडो बैंकिंग होती है वो विपक्ष के नेता को एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में संदर्भित करती है, और उसे मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, उसे सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता है। ठीक है, आपको एक कथन बताना था। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, वह भी अध्यक्ष की सिफारिश पर। दूसरा, धन विधेयक पर राज्यसभा का अधिकार सीमित है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे लोकसभा में तो पुनर्स्थापित किया जाता है, पर अध्यक्ष की सिफारिश पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की सिफारिश से, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, धन विधेयक पर राज्यसभा का अधिकार जो है वो सीमित है, ये कथन सही है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। संविधान का अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय इस पर अंतिम होता है। धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, क्योंकि इसे केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा के द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में विचार प्रेषित के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में शक्तियों को सीमित शक्तियाँ प्राप्त है, वह धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता, यह केवल सिफारिश कर सकता है, तो न तो संशोधित और न ही अस्वीकार कर सकता है। राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा को लौटाना होगा, चाहे वह सिफारिशों के साथ हो या बिना। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। 14 दिन में चाहे वह सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के प्रस्ताव राज्यसभा को लोकसभा को भेजना होता है, और इस प्रकार धन विधेयक पारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा का सभापति, तीसरा है लोकसभा का उपाध्यक्ष, और चौथा है राज्यसभा का उपसभापति। तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, जो इस बैठक की अध्यक्षता करता है, और यदि ये भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति जो है फिर बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि यह एक सांविधिक निकाय है, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में क्या अंतर होता है? जो संवैधानिक निकाय होते हैं वो होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है,
लेकिन सांविधिक निकाय भी होते हैं जो संसद के अधिनियम के द्वारा बने होते हैं। तो ये संसद के अधिनियम के द्वारा बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि बात की जाए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की, तो इसका गठन संबंधित राज्य विधानसभा के अनुरोध पर संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जो JSPC है वो एक सांविधिक निकाय है, न कि एक संवैधानिक निकाय, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह 6 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक। उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित या हटाया जाता है, ठीक है। नियुक्त भी राष्ट्रपति करेगा, निलंबित और हटाना भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र देकर भी पदमुक्त हो सकते हैं। यदि बात की जाए JSPC के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों की, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। JSPC प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रदर्शन करते हैं और प्रत्येक राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष वह रिपोर्ट को रखता भी है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के संदर्भ में कौन से उद्देश्य क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो यदि आपने कभी इस वर्ड के नाम सुना हो PCA का, तो एक प्रकार के क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण का एक साधन है RBI का, उनके ऊपर नियंत्रण करता है ताकि वो यदि कोई बैंक जो है थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर बढ़ रहा है या अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसका रेगुलेशन वगैरह करता है PCA के माध्यम से। तो क्या ये मौद्रिक नीति का साधन है? नहीं, यह बैंकों के लिए एक पर्यवेक्षिक साधन है। तो इसका कथन यही सही इसका जवाब होगा, ठीक है। ये कब रखा जाता है? तो कोई बैंक जब अपने CRAR यानी ये आपका जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात होता है, और NPA जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और परिसंपत्ति का प्रतिलाभ रिटर्न ऑफ एसेट जो होते हैं, इसके संबंध में जो निर्दिष्ट नियामक है उनका फॉलो नहीं करता है, तो RBI इसको क्या करता है, इसमें शामिल कर देता है किसी भी बैंक को। अगला प्रश्न है, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड की कीमत के बीच किस प्रकार से संबंधित है। तो आपने हमेशा सुना होगा कि बॉन्ड की यील्ड जो होती है वो बॉन्ड की कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज चुनाव समिति के अध्यक्ष थे। पंचायती राज चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपने पढ़ा होगा, जब पंचायती राज पढ़ा होगा, तो वो है के संथानम, ठीक है। यदि बात की जाए GR राजगोपाल की, तो GR राजगोपाल जो है वो 1962 में न्याय पंचायत पर अध्ययन दल के अध्यक्ष थे। किसके थे? न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? GR राजगोपाल, ये थी 1962 में। उसके बाद यदि बात की जाए RR दिवाकर की, तो RR दिवाकर जो थे वो 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर थे, ठीक है। तो इनका संबंध था ग्राम सभा की स्थिति पर, उसके अध्यक्ष थे। यदि बात की जाए श्रीमती दया चौबे की, तो दया चौबे जो थी वो 1976 में डेवलपमेंट और पंचायती राज पर गठित समिति से संबंधित थी। तो विकास और पंचायती राज पर समिति गठित की गई थी, उससे इनका संबंध था। वहीं के संथानम जो है वो चुनाव पर संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले कौन सी बनी थी इन सब में? वो बनी थी GR राजगोपाल के समय बनी थी न्याय पंचायतों पर समिति, उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1963 में बनी थी RR दिवाकर समिति, जो ग्राम सभा से संबंधित मामलों को देख रहे थे। फिर पंचायती राज चुनाव समिति बनी, कब बनी? 1965 में बनी। इस पर के संथानम थे इसके अध्यक्ष जो थे वो, ठीक है। और अगली जो बनी वो बनी दया चौबे के नेतृत्व में, जो विकास पर पंचायती राज समिति थी, जो 1976 में बनी थी। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसने पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए एक जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए, तो जिले प्रथम बिंदु के रूप में इन्होंने बात की थी। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण करना चाहिए, तो राज्य सरकार को पंचायती राज सरकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बातचीत इन्होंने नहीं की थी। और SC ST के लिए उचित जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बोला था। ये समिति कब बनी थी? तो 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति बनी थी। इसके द्वारा 1938 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और बलवंत राय मेहता के समय जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की गई थी, उसको इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के रूप में
आगे बढ़ाया कि कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इनके द्वारा न्याय पंचायतों के विकास को अलग निकाय बनाने की भी बात की गई थी इसी में, और पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक मान्यता की भी बातचीत इनके द्वारा की गई थी। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है। अब आपको यहाँ पर 4 चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी मतलब वित्तीय तंत्र है या वित्तीय सिस्टम होता है, उसमें 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होती है आय और एक होता है व्यय, ठीक है। अब यदि आय की बात की जाए या व्यय की बात की जाए, जो आय होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक होती है राजस्व आय, ठीक है, और एक होता है पूंजीगत आय। व्यय भी 2 प्रकार का होता है इसी प्रकार, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। जो राजस्व आय होती है, इसमें आपके जो बजट वगैरह, मतलब जो आपका कर टैक्स वगैरह होता है, या गैर कर भी होते हैं जिसमें आपको शुल्क वगैरह जो प्राप्त होते हैं, तो उन सब चीज़ों से जो आय प्राप्ति होती है उसको राजस्व आय कहते हैं। तो राजस्व आय कौन सी होती है? जिसके कारण न तो, ठीक है, न तो कोई लाइबिलिटी बढ़े और न ही आपकी एसेट कम हो। ये फॉर्मूला है, आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो आप इसके माध्यम से इनको पहचान सकते हैं। तो न तो कोई लाइबिलिटी बढ़े, न ही एसेट कम हो। जैसे जो टैक्स से प्राप्त होती है, क्या सरकार की इस पर कोई लाइबिलिटी बढ़ती है? क्या सरकार को देना होता है वापस उसको? तो यदि टैक्स प्राप्त होता है तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो तो सरकार की एक एसेट के रूप में काम करता है ना, ठीक है। तो इसके कारण नई एसेट कम हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर पूंजीगत आय जो होती है, तो पूंजीगत आय क्या होती है कि या तो लाइबिलिटी बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए। तो पूंजीगत आय का एक उदाहरण क्या हो सकता है? पूंजीगत आय का एक उदाहरण हो सकता है जैसे विनिवेश जो होता है। तो विनिवेश में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि सरकार की कोई एक्स कंपनी है और उसको विनिवेश कर दिया, मतलब किसी को बेच दिया, तो बेचने से क्या हुआ? आपकी एसेट कम हो गई, तो ये हो गया। या फिर एक तरीका क्या हो सकता है, जैसे जो ऋण लिया जाता है, यदि कोई ऋण उधार लिया तो ऋण उधार के कारण क्या होता है? सरकार की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो होती है आपकी पूंजीगत आय। अब यदि व्यय की बातचीत की जाए तो राजस्व व्यय जो होता है, इसमें क्या शामिल होता है? राजस्व व्यय में न तो लाइबिलिटी कम हो और न ही एसेट में वृद्धि हो, ठीक है। यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि राजस्व व्यय जो होते हैं उसमें अधिकांश व्यय जो होते हैं आपके जो कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट, उनके वेतन भत्तों में चले जाते हैं। फिर जो आपका ऐसे इन्वेस्टमेंट इस प्रकार के जिनसे न तो एसेट का जन्म होता है, जैसे आपकी कंपनी कोई सी है गवर्नमेंट, उसके रखरखाव में, उसके मेंटेनेंस में, कोई उपकरण वगैरह है उनके मेंटेनेंस में, तो उस प्रकार के जो भी खर्च होते हैं, या फिर जो आपने ये ऋण लिया था पूंजीगत आय के तहत, तो उसके तहत जो ऋण लिया उसके ब्याज चुकाने में, तो आपकी न तो कोई एसेट बढ़ रही है न ही लाइबिलिटी कम हो रही है, तो वो राजस्व है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। और एक होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है? या तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाए या आपकी एसेट बढ़ जाए, उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट किया जाता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि उससे सरकार की एसेट बढ़ती है। या फिर यदि सरकार ने कोई ऋण लिया हुआ था तो उसको ऋण चुका देना, ध्यान रखना है। जो ब्याज चुकाने की बात होती है वो आती है आपके राजस्व व्यय के अंतर्गत, क्योंकि आप ब्याज चुका रहे हैं, तो जिसके कारण आपकी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है। लेकिन यदि आपने ऋण चुका दिया तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो कहीं में आएगा? आपका पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन में। तो पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है। पहला है शेयरों में निवेश। तो शेयर में निवेश करने से क्या होता है? क्या सरकार की एसेट बढ़ेगी? तो पूंजीगत व्यय कौन सा होगा? या तो सरकार की एसेट बढ़ जाए या फिर लाइबिलिटी कम हो जाए, उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो शेयर में निवेश करने से सरकार की एसेट बढ़ जाएगी, तो ये तो पूंजीगत व्यय नहीं आएगा, ठीक है, मतलब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। दूसरा है केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण। यदि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कोई ऋण दिया जाता है तो वो क्या करेगा? सरकार की एसेट बढ़ाएगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या होगा? सरकार को ब्याज प्राप्त होगा, तो उसकी एसेट बढ़ रही है, तो ये भी पूंजीगत व्यय हो जाएगा। तीसरा है ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान करना जो होता है वो राजस्व व्यय के तहत आता है, क्योंकि ब्याज आप किसी को दे रहे हो तो आपकी न तो लाइबिलिटी कम हो रही है और न ही एसेट बढ़ रही है, ठीक है, एक प्रकार का वो स्थिति में हो आप, तो ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। अगला है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण से सरकार की एसेट बढ़ जाती है, तो ये भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जीवीके राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं निर्भरता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? योजना आयोग के द्वारा
1985 में GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन को बढ़ावा देना था। ठीक है, यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज्य के साथ विच्छेदित हो गई है, मतलब उनके बीच सांठगांठ हो गई है, और लोकतांत्रिककरण के बजाय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका नौकरशाहीकरण हो गया है। ठीक है, तो उसमें इस प्रकार से राजनीतिक और प्रशासन की गाठजोड़ बढ़ गई है। इसीलिए योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण विकास में निर्भरता के उन्मूलन पर GVK राव समिति का गठन किया गया था 1985 में। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मारियाना जो चर्चा में था, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यदि आप करंट न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको आराम से इस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे कि इसका सही जवाब होगा सीमा पार व्यापार, थोक बैंकिंग, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के निपटान के साथ प्रयोग करना। क्योंकि चर्चा में जब था तो जो फ्रांस है आपका, फ्रांस, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड की जो केंद्रीय बैंक थी, उन्होंने बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के तहत प्रोजेक्ट मैरियाना की शुरुआत की थी। इस पहल ने सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर एक केंद्रीकृत वित्त प्रौद्योगिकी अवधारणा का उपयोग करते हुए वित्तीय संस्थाओं के बीच जो थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं होती है उनके सीमा पर व्यापार को, परीक्षण को, निपटान को आसान बनाया था। ठीक है, और प्रोजेक्ट मैरियाना को बैंक ऑफ फ्रांस, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण और स्विस नेशनल बैंक के 3 BIS इनोवेशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल है आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो फ्रांस है, सिंगापुर है और एक देश कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 अर्थात पेशा जो अधिनियम है उसके प्रावधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि यह अधिनियम पंचायत के उपबंध में संविधान के भाग 9 के प्रावधान को 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, क्योंकि ये किससे संबंधित है, ये 5th शेड्यूल से संबंधित है, क्योंकि 6वीं अनुसूची में तो वो राज्य हैं जो ट्राइबल एरिया में है, मतलब ट्राइबल। ठीक है, दूसरा है, यह अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ सॉल्यूशन बताया गया है कि पेशा अधिनियम 1996 की 5वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान के भाग 9 में जो शामिल है के प्रावधान के विस्तार के लिए एक अधिनियम का प्रावधान करता है। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र से वे क्षेत्र अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में शामिल है। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र कहाँ पे वर्णित है, 244(1) में। ठीक है, और इनकी घोषणा कौन करता है, तो इनकी घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में अपने अपने राज्यों के 5वें अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। ध्यान रखना है आपको, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। यह अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया की समिति की सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, कार्ड टोकनाइजेशन क्या है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। जो कार्ड टोकनाइजेशन होता है उसमें टोकन के रूप में क्या किया जाता है कि वास्तविक क्रेडिट कार्ड को प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का विवरण जो होता है क्या सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की प्रक्रिया है? नहीं, इसमें संग्रहित नहीं किया जाता है। टोकन नामक कोड के साथ वास्तविक क्रेडिट कार्ड के विवरण को बदलने की प्रक्रिया होती है। ये कथन सही है, क्योंकि जो ग्राहक होता है वो अपनी संवेदनशील जो जानकारी होती है कार्ड से संबंधित, उसको भुगतान करने के लिए टोकन का इस्तेमाल करता है। जैसे आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आपको आपके कार्ड की जो डिटेल्स डालना पड़ती है, तो उसकी जगह क्या करेंगे, आप आपके टोकन का नंबर डालेंगे उसमें, ताकि आपकी कार्ड की डिटेल जो है वो उस प्लेटफॉर्म पर सेव ना हो। ठीक है, किसी खुले प्लेटफॉर्म नेटवर्क पर संवेदनशील डेटा संचारित करने के बजाय लेनदेन जो होता है वो टोकन कार्ड धारक की जानकारी की संख्या की यादृच्छिक स्ट्रिंग होता है एक प्रकार की, और ये प्रक्रिया गारंटी देती है कि भुगतान प्रक्रिया के दौरान संवेदनशील डेटा को कभी उजागर नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियन प्रीमियम का अर्थ क्या है? तो ये भी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। जो एशियन प्रीमियम होता है वो एक शुल्क होता है, एक प्रकार का अतिरिक्त शुल्क होता है जो ओपेक देश, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक देश का, तो ओपेक देश तेल की बिक्री के लिए एशियाई बाज़ारों पर लगाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के द्वारा एशिया के देशों पर तेल की बिक्री के लिए लगाया गया एक अतिरिक्त प्रकार का शुल्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहत हिमालय या हिमाद्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हिमालय की सर्वाधिक अविरल श्रेणी है। ठीक है, अविरल का मतलब होता है कि
इंग्लिश में लिखते हैं इसको कंटिन्यूस रेंज, ठीक है, लगातार मतलब श्रेणी है। दूसरा है गंगा नदी का उद्गम इसी श्रेणी से होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जो बृहद हिमालय है इसके सबसे ऊपरी और चोटी शामिल हैं जिनमें 6000 मीटर, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है इसकी 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है, और साथ ही साथ 120 से लेके 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। सबसे निरंतर श्रेणी यही होती है। हिमाद्री पर्वत श्रेणी जो होती है वो वर्ष भर हिम से आच्छादित रहती है, और हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी में छोटी बड़ी अनेक हिम नदियाँ भी यहाँ से बहती है। बर्फ़ पिघल कर उत्तर भारत की नदियों में बहता है, जिससे इनको सदानीरा भी कहा जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसी ही जो हिमानियाँ हैं वो इसी यहाँ पर उपस्थित है। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत ऐसी ऊंची श्रेणियां हैं जिनकी औसतन ऊंचाई जो है वो 8000 के आसपास तक भी है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बारालाचला, सिप्पिला, नाथुला, जोजिला और बोमडीला दर्रा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की औसत गहराई क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 200 से 500 मीटर, 500 से 700 मीटर, 700 से 1000 मीटर, या फिर 1000 से 2000 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा 1000 से 2000 मीटर। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड जो होता है वो जलोढ़ मैदान कहलाते हैं, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बने मैदान शामिल होते हैं। मूलतः ये एक भू अभिनीति गर्त है, ठीक है। भू अभिनीति गर्त एक गर्त होते हैं। भू अभिनीति गर्त मतलब क्या होता है कि जैसे पहले यहाँ पे जब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई थी तो उसके कारण ना इस प्रकार के गर्त बन गए थे, लेकिन इन नदियों के द्वारा लगातार लाए गए अवसादों के कारण ये गर्त बन गए, और इस प्रकार से यहाँ पे अब मैदान का निर्माण हो गया है। ये गर्त पूरा भरा चुके हैं अब, ठीक है। इसको ही बोलते हैं जियो सिंक्लाइन, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला के निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में यानी 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से लेकर हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसादों के पाट से इसको भरती जा रही है, और इसी कारण मैदानों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में मोहरों एवं मुद्रांकन के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा कथन सही है। मोहरों और मुद्रांकनों का उपयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। दूसरा, मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का पता चलता था। तो यहाँ पे आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है तो डोडा बेटा किन पहाड़ी पर है, तो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। यदि बात की जाए पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में क्या कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, और केरल में इसे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहा जाता है, ठीक है। या फिर इलायची ग्राम या कार्डमम की पहाड़ी भी कहते हैं। तो आपको नाम ध्यान रखने हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी कहा जाता है, और केरल में अन्नामलाई की पहाड़ी कहा जाता है या इलायची या कार्डमम की पहाड़ी। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है, तो पश्चिमी घाट जो है वो क्या है, वो पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, ठीक है। पूर्वी घाट की तुलना में अधिक निरंतर भी है, मतलब उसमें जो पूर्वी घाट है उसमें क्या है कि नदियों के द्वारा डेल्टा बनाए जाने के कारण जो पूर्वी घाट है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ से गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी नदी जाती है, उनके डेल्टा बनते हैं, तो जिसके कारण क्या है यहाँ पे डेल्टा के कारण ये विरल नहीं है, मतलब इसमें इसकी कंटिन्यूटी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जिसके कारण इसमें कंटिन्यूटी है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 1500 मीटर है, और ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है। अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है, ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर है, जो कहाँ पर है, केरल में। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों में डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में। तो अन्नामलाई पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अन्नाईमुड़ी, और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। दूसरा है सतलज नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखा जाए पहला कथन कि सिंधु नदी भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है, तो ये कथन बिल्कुल सही है।
दूसरा है सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये कथन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है, उसका नाम है चेनाब। तो चेनाब नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी जो है वो चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। चंद्र और भागा नदी के मिलने से बनती है। ये सरिताएं जो है हिमाचल प्रदेश में कोयलांग के निकट टांडी के आसपास में मिलती है, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह पाकिस्तान में चिल्स के जो सिंधु नदी है वो चिल्स के निकट दर्दिस्तान में प्रवेश करती है पाकिस्तान में। और ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी, जो समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का अगला शासक था, जिसका समय कार्यकाल जो है वो 375 से 414 ईस्वी के बीच में है। ठीक है, तो ये समय ध्यान रखना है आपको। समय ध्यान रखने से बहुत बार चीज़ें कालक्रम में बैठाने में आसानी पड़ती है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि शक राजाओं पर इसकी जीत थी, और शक राजाओं पर जीत के कारण ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। ठीक है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और इस विजय के द्वारा गुप्त साम्राज्य को पश्चिमी तट तक पहुंच प्राप्त हुई। दिल्ली के मेहरौली में एक लौह स्तंभ इंगित करता है कि इसके साम्राज्य में उत्तर पश्चिम में भारत और बंगाल भी शामिल है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और सूर्य के समान शक्तिशाली बताया खुद को। कला और संस्कृति का संरक्षण था, इसी कारण इसके दरबार में 9 रत्न देखने को मिलते थे। अगला प्रश्न है कला की अमरावती शैली के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई जाती थी पहला, तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया जाता था अमरावती शैली में। यदि आप इसके किसी भी स्थलाकृति या किसी भी शैली की यदि पिक्चर देखेंगे नेट पे, तो आपको मिलेगा कि इसमें सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया जाता है। इसे सातवाहन शासकों का संरक्षण प्राप्त था, तो ये कथन सही है। यदि आपने अच्छे से एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप हमारी NCERT सीरीज में जाकर भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसका सही जवाब होगा। तो जो अमरावती शैली है ये मूलतः भारतीय शैली है, इसे सफ़ेद मार्बल के द्वारा बनाया जाता था, और इस जो है कला ये संरक्षित करती है किसको, बौद्ध धर्म को संरक्षित करती है। फिर आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और कि इसको सातवाहन शासकों का संरक्षण प्राप्त है जिसको हम देख चुके हैं। साथ ही साथ कृष्णा गोदावरी निम्न घाटी में विकसित हुई, और मूर्तियाँ आमतौर पर बुद्ध की जो जातक कथाएँ हैं उनको समर्पित हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी की लंबाई के आधार पर उन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए प्रत्येक राज्य में। तो सबसे जो लंबे और सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर, तो देखा सबसे छोटा जो क्रम है वो कहाँ पर था, सबसे छोटा जो है वो है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड राज्य भी छोटा है। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बिहार, बिहार में सबसे दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल, और चौथे नंबर पे आएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा भाग देखने को आपको मिलेगा। तो आपका क्रम क्या बनेगा, 1, 3, 2 और 4, तो आपको 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महानंदा नदी जो है वो गंगा नदी की बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। जो महानंदा नदी है वो उत्तर पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से प्रभावित होती है। ठीक है, आगे इसमें और है जानकारी कि बिहार में उपजाऊ कृषि क्षेत्र से होती है, तो ये बिहार में बहती है, उपजाऊ कृषि क्षेत्र से बहती है, और बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतिम बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा। अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। और तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में लड़ा गया था। यह विजयनगर के हिंदू शासक और बीजापुर के बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को, जो वर्तमान में उत्तरी कर्नाटक में बीजापुर के दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। फिर यहाँ पे बताया गया है कि 5 महीने की अवधि में विजयनगर राजधानी पर कब्जा कर लिया इन शासकों के द्वारा। इस निर्णायक युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य के विघटन को चिन्हित किया, जो तमिल और कन्नड़ भाषी क्षेत्रों पर तेलुगु बोलने वाले के प्रभुत्व को चिन्हित करता है। इसने दक्षिण भारत में मुस्लिम विस्तार के अंतिम चरण की शुरुआत को 18वीं सदी के अंत तक जारी रखा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे कि मुगल काल में शाही घराने के प्रभारी अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन है वरीद, दूसरा है वाक्यानवीश, तीसरा है मीर बख्शी, चौथा है मीर समन। तो मीर समन जो था
वो कौन था? वो शाही घरों का प्रभारी अधिकारी होता था, जिसमें हरम या महिला प्रभाग के कैदियों के उपयोग के लिए सभी प्रावधान और लेखों की आपूर्ति शामिल होती थी। दरबार में शिष्टाचार का प्रबंधन, शाही अंगरक्षक का नियंत्रण, यह सभी काम भी कौन करता था? मीर समन के द्वारा दिखे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, तापी नदी के संदर्भ में विचार करना है। पहला ऑप्शन है, इसका उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। दूसरा, इसके बेसिन में लगभग 79% मध्य प्रदेश जल में स्थित है। तो आपके दोनों कथन ही गलत हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक है, जबकि अमरकंटक से तो नर्मदा नदी निकलती है, तो बैतूल जिले से होता है और मुल्ताई से उद्गमित होती है। आगे आपको बताया यह इम्पोर्टेंट है कि इसका 79% जो भाग है वो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं बहती इतनी ज़्यादा। ठीक है, केवल 15% जो भाग है वो मध्य प्रदेश में है और 6% जो भाग है इसका वो गुजरात में बहता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में महत्वपूर्ण कारक है जो भारत की जलवायु को निर्धारित करता है। तो हमेशा हम देखते हैं कि हिमालय की चर्चा होती है इस संबंध में। यह विशाल पर्वत श्रृंखला एक ढाल के रूप में कार्य करती है जो महाद्वीप को शीतल उत्तरी पवनों से बचाती है और मानसूनी पवनों को अवशोषित करती है जो इस क्षेत्र के भीतर वर्षा का कारण बनती है। तो दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन है कि ITCZ के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र है और यहाँ पे मिलता है कि व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र होता है। तो ये कथन सही है। दूसरा है कि जुलाई में ये गंगा के मैदान पर स्थित होता है और भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि जो ITCZ होता है वो क्या होता है? भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है जहाँ व्यापारिक पवनें एकत्रित होती है। मतलब मान के चलिए कि यदि ये भूमध्य रेखा है तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री और ये 30 डिग्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या है? व्यापारिक पवनें ऐसे चलती है, इधर से भी ऐसी व्यापारिक पवनें आती है, तो इनका जो बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसको बोलते हैं ITCZ। तो ये क्या होता है कि जैसे सूरज जो होता है इन्हीं के बीच मूवमेंट करता है, इसको कर्क रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं, इसके बीच में सूरज ऊपर नीचे होता है। जब जुलाई के महीने में क्या होगा? जुलाई के महीने में सूरज ऊपर की ओर होगा तो ITCZ भी क्या होगा? वो उत्तर की ओर जाएगा। और जब दिसंबर के महीने में सूरज जो होता है वो मकर रेखा के आसपास होता है तो ITCZ भी यहाँ पे नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर उत्तर और 5 किलोमीटर दक्षिण में ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित निम्न दाब का क्षेत्र होता है जहाँ व्यापारिक पवनें एकत्रित होती है, इसीलिए एक ऐसा क्षेत्र है जब पवनें ऊपर की ओर बढ़ती है। ठीक है, मतलब क्या होगा? ये व्यापारिक पवनें होती है, अभी पवनें यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी। मतलब जैसा आपने देखा होगा कि दो पवनें जब मिलती है तो वो ऊपर की ओर अभिसरित होती है, तो वैसे यहाँ पे भी होगा। तो इसके अभिसरण के बाद क्या होगा कि ये पवन एक भाग इधर और एक भाग इधर की ओर जाएगा और ये वापस नीचे की ओर आएगी। तो इसके कारण यहाँ पे जो आपका ट्रॉपिकल क्षेत्र बनता है। जुलाई में ITCZ लगभग 20 से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित होता है, जिसे कभी कभी मानसून के गर्त भी कहा जाता है। और उत्तर से उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून गर्त के कारण तापीय निम्न वायुदाब के कारण विकास में भी सहायता होता है। ITCZ के स्थानांतरित होने और 40 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री देशांतर के बीच भूमध्य रेखा को पार करने के कारण यहाँ पे कोरियोलिस प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण पश्चिम में मानसून प्रक्रिया भी सक्रिय हो जाता है। मतलब क्या? जैसे 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ये भारत है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि व्यापारिक पवनें ऐसी आती है। अब लेकिन क्या होता है कि जब ये जुलाई में होता है तो ITCZ जो होता है वो 0 डिग्री से ऊपर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि अब जो पवनें वो क्या करेगी? वो इधर की ओर ऐसे मूवमेंट हो जाएगा ना, तो ये दक्षिण पश्चिमी पवनें जो होती है वो उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। तो क्योंकि इनका उद्गम जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में होता है, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, लिगामेंट एक रेशेदार संयोजक ऊतक है जो जोड़ता है किस किस को? तो लिगामेंट के बारे में आपने सुना होगा जब भी साइंस पढ़ा होगा कि लिगामेंट जो है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से हमारे शरीर को गतिशील रखने और उसको सहारा देने के लिए मांसपेशी, जोड़ों और हड्डियों का सामंजस्यपूर्ण ढंग से सहयोग होना चाहिए। लिगामेंट संयोजी ऊतक होता है एक प्रकार का, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये संयोजी ऊतक है। आगे आपको यहाँ पे बोलता है कि दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट में पाया जाने वाला न्यूनतम मैट्रिक्स मजबूत होने के साथ साथ ऊतक अत्यधिक क्या होते हैं? लोचदार हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर जो टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है,
तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है कौन? वो जोड़ता है टेंडन। लेकिन हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है लिगामेंट। ठीक है। जो टेंडन होता है वो रेशेदार उत्तक होते हैं जिनमें बहुत शक्ति होती है, किंतु लचीलापन भी सीमित होता है, क्योंकि मांसपेशियों से संबंधित होते हैं। केसिन और वे प्रोटीन के प्रकार हैं जो निम्नलिखित में से पाए जाते हैं। तो केसिन किस में पाया जाता है? तो केसिन जो है वो कहाँ में पाया जाएगा? वो दूध में पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन वे और केसिन हैं, जिन्हें बीटा केसिन के एक विशिष्ट प्रकार केसिन के रूप में जाना जाता है। बीटा केसिन विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये 209 अमीनो एसिड से निर्मित होते हैं। A1 बीटा केसिन में हिस्टिडीन होता है, जो पाचन के दौरान BCM7 नामक पेप्टिसाइड उत्पन्न करने के कारण होता है। इसके विपरीत A2 बीटा केसिन में प्रोपाइलिन उसी स्थिति में होता है जो BCM7 के गठन को रोकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि BCM7 मानव शरीर के द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होता और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करता है। ठीक है। A1 और A2 दूध के बीच यह अंतर उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पाचन के दौरान उत्पादित पेप्टिसाइड के प्रति संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दूधों पर A1 लिखा रहता है, कुछ पर A2, तो उसी की यहाँ पर ये चर्चा देखने को आपको दी गई। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विज्ञानेश्वर, भास या भास्कराचार्य? तो जो मिताक्षरा है वो विज्ञानेश्वर के द्वारा दी गई एक रचना है। ठीक है, विज्ञानेश्वर के द्वारा, जो कि एक हिंदू लॉ है। ठीक है, हिंदू विधि ग्रंथ है एक प्रकार का, और हिंदू पर्सनल लॉ के परिदृश्य एवं कानून की इसकी व्याख्या पर विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित मिताक्षरा का प्रभाव अभी भी आधुनिक प्रणाली में प्रतिबिंबित होता है। इसकी समृद्ध कानूनी व्यवस्था अनेक अधिनियमों के माध्यम से हमारे समाज में आज भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लैप जैसा पेशीय वॉल्व जो आहार और हवा को उनके संबंधित मार्गों की ओर जाने के लिए गति को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कंठ, ग्रसनी, श्वासनली या कंठस्छद। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंठस्छद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कंठस्छद या इसको बोलते हैं एपिग्लोटेट्स। ठीक है, यह एक फ्लैप जैसी मांसपेशी वाल्व होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि निगलने के दौरान जो श्वास नली को कवर करके आहार और हवा को संबंधित मार्ग की ओर निर्देशित करता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो होता है वो होता है आपका एपिग्लोटिस्ट। ठीक है। इसके बाद होती है श्वास नली। श्वास नली के नाम से भी जाना जाता है। यह नली फेफड़ों तक हवा पहुँचाने का काम करती है। ठीक है। आगे इसे गले में एक ट्यूब जैसी संरचना के रूप में महसूस किया जा सकता है। तो ये जो होते हैं आपके, ये क्या होती है? आपकी श्वास नली होती है जिसको, ठीक है। अगला है कंठ। कंठ जो होता है वो ध्वनि को पेटिका के रूप में संदर्भित करता है, जिसमें स्वर रज्जु होते हैं कि जब हवा इन रज्जुओं के पास से गुजरती है तो वे बोलने, गाने और अन्य स्वरों के लिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एयरनेक्स। तीसरा है ग्रसनी। ठीक है। तो ग्रसनी जो होती है वो पाचन और श्वसन दोनों प्रणालियों के लिए सामान्य मार्ग प्रदान करती है। तो आपको, ठीक है, इस प्रकार की जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की दृष्टि वापस लाने में सहायता के लिए आमतौर पर उसकी आँख का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? तो यदि आप किसी व्यक्ति की आँख से संबंधित दान देना चाहते हैं तो आपको कार्निया का दान करना पड़ेगा ताकि व्यक्ति की आँख का हिस्सा वापस आ सके। नेत्रदान जो होता है वो प्रयोग प्रायः किया जाता है क्योंकि विशेष रूप से कार्निया के दान के लिए दिया जाता है। कार्निया जो होता है वो आँखों के सामने एक पारदर्शी परत होती है, बाह्य परत, जो प्रकाश को अंदर आने देती है और दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया? तो ये कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ा गया था। और तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया था। ठीक है। इसमें दूसरा लड़ा गया था। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, इसमें मोहम्मद गोरी जीता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अकबर के द्वारा की गई थी। जो अकबर शिक्षा, कला, वास्तुकला के समर्थक थे, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, जिसमें कई अन्य धर्म के तत्व भी शामिल थे। प्रत्येक गुरुवार और विभिन्न धर्मों के विद्वान सम्राट के द्वारा उठाए गए धार्मिक मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित होते थे। वे चर्चा आगरा के फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में की जाती थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए, सी, डी और ई। तो जो विटामिन सी होता है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है।
जो विटामिन है वो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के विकास के साथ साथ उसके प्रजनन प्रक्रियाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से विटामिन ए, डी, ई और के जो होता है, ए, डी, ई और के, ये विलय होते हैं वसा में। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन विटामिन सी जो होता है वो वसा में विलय नहीं होता। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं विटामिन बी और सी जो होते हैं वो काय में विलय होते हैं, वो दोनों जल में विलय होते हैं। तो आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तक और उनकी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तक और उनको संरचना के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी जो होता है वो उत्तक उनकी संरचना का अध्ययन कहलाता है। प्रत्येक उत्तक की संरचना इसके कार्य से निकटता से जुड़ी होती है और विज्ञान में इसी प्रकार की चीज़ों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक होता है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी जो होता है वो उन उत्तकों की जांच की जाती है जो रोग को प्रभावित होते हैं, मतलब रोग से प्रभावित उत्तकों की जांच के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोपैथोलॉजी का। ठीक है, ताकि रोग की गंभीरता का पता लगाया जा सके। यदि बात की जाए साइटोजेनिक्स की, तो साइटोजेनिक्स जो होता है वो आपके गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए होता है, जिसमें डीएनए और उसके प्रोटीन का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी जो होता है वो क्या होता है? जो रक्त और उसके विकारों का अध्ययन करता है। तो अभी तो ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, लेकिन जब पेयर मैच करने के लिए आ जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हिस्टोलॉजी जो होता है वो उत्तक उनकी संरचना से संबंधित होता है। हिस्टोपैथोलॉजी जो होता है वो उत्तकों के रोगों की जांच करता है। साइटोजेनेटिक्स जो होता है वो क्या करता है? गुणसूत्र में डीएनए की जांच करता है। और हेमेटोलॉजी जो होता है वो रक्त की अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 2023-24 के अनुसार भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्यों का आधार के सही आरोही क्रम के रूप में आपको सूचीबद्ध करना है। ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। तो देखा जाए तो इन सब में आरोही क्रम की बात है तो आपको कैसे जमाना है? बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो इनमें सबसे कम जो है वो कौन आएगा? इनमें सबसे कम जो निर्यात गंतव्य जो था, इन सब में जो सबसे कम था वो था यूनाइटेड किंगडम। फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा? सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका नीदरलैंड। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा यूएई। और सबसे बड़ा जो निर्यात गंतव्य इन सब में वो है यूएस है। तो आपका क्रम क्या बनेगा? आपका क्रम बनेगा 4, 2, 3 और 1। 4, 2, 3, 1 आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।